तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर एक नागराज और सुपर कमांडो दुओ की ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ, नागराज और बुगाकू। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका के जंगल में यह सपेरा कोई बड़ा यज्ञ कर रहा था। मुझे नागलोक का राजा वासुकी चाहिए। सपेरे ने डाली यज्ञ की अग्नि में आहुति। किसी बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह वासुकी को प्रसन्न करने में लगा हुआ था, किंतु उसके मंत्र व आहुतियाँ कुछ काम न आ रहे थे। यह देख उत्तेजित हो उठा सपेरा, हे नाग सम्राट, अब मैं अपनी जीभ अग्नि के हवाले कर रहा हूँ। और अगले ही पल कटी हुई जीभ हवन कुंड की अग्नि की ओर लपकी, किंतु सपेरे की जीभ वह लपाती हुई अग्नि छू भी ना पाई। तब प्रकट हुए वासुकी। वासुकी की कृपा से सपेरे की जीभ वापस जुड़ गई थी। भगवान, मुझे शक्ति खड़ग प्रदान कर कृतार्थ करें। शक्ति खड़ग तो समस्त नाग जाति की अमानत है, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता सपेरे, कुछ और मांग लो। तो प्रभु, मेरी बीन में वह ताकत भर दीजिए कि वह किसी भी सर्प को वश में कर सके। वासुकी के मुंह से तथास्तु निकला। तथास्तु। और शक्ति किरण उसके हाथ से निकलकर उस अद्भुत सी बीन में समा गई। सपेरे ने बीन उठाई और उसे बजाने लगा। क्या क्या कर रहे हो तो यह तुम? बीन की धुन में वासुकी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रुक जाओ सपेरे, यह ज्यादती है। वासुकी अपनी ही दी हुई शक्ति में बंध गए। सपेरा भी झूम झूम कर वह अद्भुत बीन बजाने लगा। इस धृष्टता की तुम्हें भयंकर सजा मिलेगी। जबकि वासुकी पूरी तरह बीन के स्वरों में बंध गए, पकड़ में आ गए वासुकी। सपेरे ने झट उसे पिटारे में कैद कर लिया। अब नागों को मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। नागलोक में हंगामा मच गया जब यह खबर पहुंची कि नाग सम्राट कैद हो गए, वासुकी बंदी। नागलोक में हुई आपातकालीन बैठक। वह सपेरा महाराज के बदले प्रलयंकारी शक्ति खड़ग मांग रहा है। हमें महाराज चाहिए, हाँ हाँ हमें महाराज चाहिए, उसे शक्ति खड़ग दे दो। और शक्ति खड़ग वासुकी के अपहरणकर्ता सपेरे के हाथों सौंप दिया गया। यह लो शक्ति खड़ग, नीच मानव और महाराज वासुकी को छोड़ दो, उसे ले जाओ। अब वह मेरे किस काम का? कामयाबी हासिल कर सपेरा वहाँ से निकल गया। फिर विश्व के बलशाली मानव अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह सम्राट थोड़ांगा के सपेरे ने वह खड़ग सौंप दिया। लीजिए महान थोड़ांगा, मैं नागलोक से शक्ति खड़ग लाने में कामयाब हुआ। शाबाश, यह शक्ति खड़ग नागराज को कत्ल करने में जरूर सफल होगी। सपेरे, अब हम तुम्हें माला माल कर देंगे। सम्राट थोड़ांगा शक्ति खड़ग लेकर पहुंचा मिस किलर के पास, जो इन दिनों तंजानिया के जंगलों में सम्राट थोड़ांगा की मेहमान बनी हुई थी। मिस किलर, नागराज के खात्मे के लिए हमने तो अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर ली है। आप कहाँ तक पहुंची? बस कुछ ही देर में यह मशीन हमारे लिए वह शक्तिशाली आदमी तैयार कर देगी जो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, हमारे दोनों ही दुश्मनों का सफाया कर देगा। और मिस किलर के कंट्रोल लीवर खींचते ही खाली कैबिन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसमें नजर आई वह रहस्यमयी आकृति जिसे आने वाले दिनों में एक नया तूफान खड़ा करना था। प्रसन्नता से चीख पड़ी मिस किलर, मैं कामयाब हो गई थोड़ांगा। वह देखो, जंगली किस तरह जापान की सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के पात्र बुगाकू में परिवर्तित हो गया। तो यह हमारे किस काम आएगा? क्या हमें नाच दिखाएगा? ओह नहीं सम्राट थोड़ांगा, अब मैं इस मशीन के द्वारा इसमें जापान की गुप्त मार्शल आर्ट विद्या के सभी दांव पेच व पैंतरे भरूंगी, और तब यह हमारे मिशन को सफल बनाएगा। किंतु यह काम तो हमारा कोई साधारण जंगली भी कर सकता है। फिर यह बुगाकू ही क्यों? क्योंकि बुगाकू में होगी जापान की उस सर्वश्रेष्ठ कला की हर बारीकी, और जो फुर्ती इसमें होगी वह तुम्हारे किसी जंगली में नहीं होगी। मिस किलर फिर मशीन में झुक गई। पहले मैं इसे जूडो कराटे की शक्तियाँ भर लूँ, फिर तुम्हें इसका कमाल दिखाती हूँ। हमारे दोनों ही प्रतिद्वंदी मार्शल आर्ट्स के माहिर है, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए यह जरूरी है। मिस किलर ने खटाखट कई बटन दबा दिए। बुगाकू के बदन में जैसे हजारों वॉट की बिजली समा गई हो, और अगले ही क्षण वह केबिन का बुलेट प्रूफ मजबूत शीशा एक ही किक में तोड़ केबिन से बाहर आ गया। मिस किलर को बुगाकू का प्रणाम। सम्राट थोड़ांगा, अब यह तैयार है। अपने सभी शक्तिशाली जंगलियों से लड़वा कर आप इसकी योग्यता परख सकते हैं। हाँ यह जरूरी है, किंतु मैं खुद भी परखूंगा इसे। अगले ही पल सम्राट थोड़ांगा और 20 जंगली दौड़ पड़े बुगाकू की ओर। फुर्ती से झपटा बुगाकू अपनी ओर आते आते थोड़ांगा पर और अपनी शक्तिशाली किक का स्वाद चखा दिया सम्राट थोड़ांगा को उसने। चीख निकल गई महाबलशाली जंगल सम्राट थोड़ांगा के मुंह से। वह पीठ के बल जाकर टकराया पथरीली जमीन से। हाय, टूट गई रे मेरे बिना कवच की कमर, मार दिया रे।
सम्राट थोड़ांगा के गिरते ही बुगाकू टूट पड़ा। बाकी के प्रतिद्वंदियों पर बुगाकू जूडो कराटे का सुंदर प्रदर्शन कर रहा था। बिजली की फुर्ती से नाचता हुआ उसका बदन जंगलियों के बीच कहर बरसा रहा था। उफ, हमें तो मौका मिल ही नहीं पाया। हर किसी को लग रहा था जैसे वह उसी से लड़ रहा है। कुछ ही पलों बाद मिस किलर आज्ञा दे, अब मुझे क्या करना है? क्यों थोड़ांगा, क्या विचार है तुम्हारा? यह है किसी काबिल? क्यों शर्मिंदा करती हो मिस किलर? बुगाकू ही नागराज को खत्म करने के काबिल है। सम्राट थोड़ांगा खड़ा हुआ। यह लो बुगाकू, यह शक्ति खड़ग, तुम ही इसके असली हकदार हो। अब तुम्हें हमारे सबसे बड़े दुश्मन नागराज को पकड़कर हमारे सामने लाना है और फिर यहीं हमारे सामने तुम उसका कत्ल करोगे। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। यह कहाँ गया मिस किलर? यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है सम्राट थोड़ांगा। बुगाकू ट्रांसमिट हो गया है बम्बई, जहां इस वक्त नाग कुमारी विसर्पी मौजूद है। जिससे मिलने नागराज वहां जरूर जाएगा। बुगाकू जब चाहे जहां चाहे ट्रांसमिट हो सकता है। अब हम इस स्क्रीन पर देखेंगे नागराज और बुगाकू का टकराव। अब मुझे हमारी जीत और नागराज की हार का विश्वास होने लगा है। असाधारण शक्तियों को स्वामी नागराज जादू के शहंशाह का आतंक समाप्त कर आ गया था हिंदुस्तान। तुतनखामेन से शानदार टक्कर मैं कभी नहीं भूल सकता। विसर्पी बम्बई शिक्षा ग्रहण करने आई हुई है। अब मैं उससे मिलने उसके हॉस्टल जा रहा हूँ। किंतु हॉस्टल पहुंचकर नागराज को लगा एक झटका। विसर्पी, वह तो 4 दिन से हॉस्टल से गायब है। पुलिस भी थक हार कर बैठ चुकी है। फिर वह होटल से बाहर निकला। वह मुझे मिलकर कितना खुश होगी। विसर्पी की चिंता सताने लगी नागराज को। हॉस्टल से निकल वह एक और बढ़ चला। मुझे उसकी बॉडीगार्ड सूलकंठ से संपर्क बनाना होगा। सुनसान तट पर पहुंच वह रुका। सूलकंठ, तुम जहां भी हो मेरे सम्मुख प्रकट हो। कुछ देर की कोशिश के बाद लगता है वह कहीं आसपास ही है, पर कहाँ? नागराज की मानसिक तरंगों का जवाब सूलकंठ के मानसिक तरंगों के जरिए मिल रहा था। नागराज उन मानसिक तरंगों का पीछा करता समुद्र की तरफ बढ़ चला। समुद्र के अंदर से आ रहे हैं संकेत। लगता है वह किसी खतरे में है। कुछ ही क्षण बाद सामने था हृदय जमा देने वाला वह खौफनाक दृश्य। नाग कुमारी विसर्पी को वह दानव अपने विशाल मुंह में डालने ही वाला था कि उसके हाथों को नाग रस्सी ने जकड़ लिया। नाग रस्सी यानी नागराज। दानव को के हाथों को एक झटका। नाग सम्राट, नागराज तुम? नागराज टूट पड़ा दानव पर। ओह, पानी के अंदर मेरे ताकतवर वार भी इस पर प्रभावहीन है। दानव ने नागराज को पकड़ा और अपने विशाल मुंह में डाल लिया। नागराज जा पड़ा दानव के पेट में। यह क्या हुआ रे नागराज? यहाँ तो तू सांस भी नहीं ले पा रहा है। तभी नागराज की नज़र पड़ी एक और शरीर पर। हाय, यह कौन है? क्या यह जीवित है? शीघ्र ही नागराज का दम घुटने लगा। सर्पदंश ही अब मुझे इस विपत्ति से निकाल सकता है। बाहर दानव का आतंक जारी था। फिर विसर्पी की तरफ बढ़ा। नागराज को तो तू निगल ही चुका है दानव, अब मुझे भी निकल ले। किंतु तभी दानव को लगा एक भयानक झटका। उफ, यह क्या हुआ? अगले ही क्षण दानव भयंकर चित्कार कर उठा। समुद्र के पानी में भयंकर हलचल मच गई। देखते ही देखते दानव का विशाल शरीर गलने लगा। घोर आश्चर्य, दानव का शरीर पिघल रहा है। यह तो नागराज के विष का कमाल है। दूसरे पल नागराज, नागराज, अरे यह विषाक्त को उठाए ला रहा है। क्या विषाक्त जिंदा है? कुछ देर बाद समुद्री नागलोक में विषाक्त नागराज को अपने साथ घटी घटना का विवरण दे रहा था। नागराज, हम समुद्री नाग कभी कभी घूमने के लिए समुद्र के बाहर भी चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन यह दोनों मुझे मानव नहीं लग रहे। जरूर ये नाग मानव है। सूलकंठ, रविवार को समुद्र तट पर घूमना कितना अच्छा लगता है। हाँ नाग कुमारी। तभी एक तरफ शोर उठा, चलो बीच खाली करो, पंगा दादा आ रहे हैं। विसर्पी के पास पहुंचकर जीप से एक मजबूत हाथ निकला और हुर्रे सुंदरी, हाय हाय सुंदरी, ओह। सन्न रह गया पल भर के लिए सूलकंठ। फिर वह चिकता हुआ उन जीपों की ओर दौड़ा। रुक जाओ कमीनों, कुमारी विसर्पी को छोड़ दो। महाबली विषाक्त जो यह सब देख रहा था तेजी से हरकत में आया। मुझे इन्हें उन इंसानी दरिंदों से बचाना होगा। और एक के पीछे एक दो धमाके गूंजे तब, जबकि आउच, पंगा दादा से पंगा नहीं बचेगा। अब ये नहीं बचेगा। दो बदमाश जीप से उतरे। क्यों बे, दादा की गाड़ियाँ तोड़ी तूने? हम तेरे हाथ तोड़ेंगे। विषाक्त ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे कर लिए। लो तोड़ो। हाँ किया हरकत में आई।
विषाक्त के हाथ हिले। साथियों की यह गत देखकर पंगा दादा और सभी गुंडे जीप से कूदे। भयंकर जंग छिड़ गई समुद्र तट पर। विषाक्त के लिए तुम मच्छरों से ज़्यादा कुछ नहीं हो। शूलकंठ भी इस जंग में शामिल हो गया। कुमारी विसर्पी को छूकर तुमने अपनी मौत बुला ली है। महाबली विषाक्त के बाहुबल ने पंगा दादा और उसके साथियों को दिन में तारे दिखा दिए। कुछ देर बाद पंगा दादा, अब के बाद तू किसी से पंगा नहीं ले सकेगा। तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। नहीं, मुझे माफ़ कर दो उस्ताद, माफ़ कर दो रे। पंगा दादा उस्ताद मान गया विषाक्त को। किंतु तभी वहाँ बिजली से कौंधी। उफ! वहाँ प्रकट हुई एक अद्भुत आकृति। बुगाकू तुम्हारी मदद को आया है पंगा दादा, डरने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। विषाक्त ने बुगाकू पर छलांग लगा दी। चलो पहले हिमाकती को ही खत्म कर दे। छुलावे की तरह बुगाकू अपने जगह से हिला। उफ! इसमें तो बिजली की सी फुर्ती है। विषाक्त उछला। मेरे लिए बचकानी लड़ाई है। जापान की कुंफू फाइटिंग कला में विश्व भर में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। बुगाकू की पैनी दृष्टि उसकी हर हरकत परख रही थी। बुगाकू ने उसकी हवा में लहराती टांग पकड़ी और उसकी युद्ध कला तो अच्छी है ही, यह महाबलशाली भी है। उछाल फेंका बुगाकू ने विषाक्त को। क्या बुरी गत बनाई है बुगाकू ने इस पहलवान की। विषाक्त संभला और आओ मित्र, इससे हम नहीं जीत पाएंगे। रूप बदल कर निकल चलो। शीघ्र ही तीनों नाग बन गए। भागो समुद्र की तरफ। ये क्या, सांप कैसे बन गए? किंतु पंगा दादा को अपने सवाल का जवाब न मिल पाया। कुछ ही क्षणों में अथाह समुद्र में विलीन हो गए। भाग गए कायर। उनमें से दो की मुझे ज़रूरत थी पंगा दादा, और इसीलिए मैं तेरी मदद के लिए आया था। खैर देर सवेर नागराज को जरूर तेरे इस कार्य का पता चलेगा और फिर वह तेरे पीछे पड़ जाएगा, और तब तक मैं तेरे साथ हूँ। 2 दिन ये नागलोक में हमारे मेहमान रहे, किंतु आज जब हम इन्हें विदा करने नागलोक से बाहर पहुँचे, उस भयानक समुद्री दानव ने हमारा रास्ता रोक लिया। किंतु मैं उससे लड़ा, किंतु उसने मुझे निगल लिया। अगर तुम समय पर ना आए होते तो वह बहुत से लोगों की हत्या कर देता। फिर कुछ देर बाद समुद्र तट पर नागलोक वासियों ने दी नागराज विसर्पी और शूलकंठ को एक मानवीय विदाई। लो नागराज, यह नागलोक की तरफ से तुम्हारी वीरता, शौर्य व मित्रता का प्रमाण चिन्ह। धन्यवाद विषाक्त। विसर्पी की रक्षा कर नागराज को तुमने अपनी श्रेणी बना लिया है। विसर्पी को होटल पहुंचाकर नागराज चल पड़ा पंगा दादा और बुगाकू की खोज में। विसर्पी पर हमला करने वालों को बख्शूंगा नहीं मैं। बम्बई के होटलों, क्लबों व रेस्तराओं में पंगा दादा जैसी मशहूर हस्ती को खोज रहे हो। धारावी का मालिक है वो। धारावी? पंगा दादा कसाई था पूरा। हैवानियत भरा काम करके वह पलटा। विक्टर, इनके जख्म भर जाएं तो इन्हें भीख मांगने बैठा देना। विकलांगों को भीख अच्छी मिलती है। ठीक है दादा। तभी एक मावाली ने वहां प्रवेश किया। पंगा दादा, विश्व आतंकवाद का दुश्मन महाबली नागराज आपको ढूंढता फिर रहा है। रूह फना हो गई पंगा दादा की नागराज का नाम सुनकर। क्या नागराज मुझे ढूंढ रहा है? बड़े बड़े अपराधियों का संहारक मुझे छोटे से गुंडे को पूछ रहा है? ऐसा ही होता है अपराध जगत में। नागराज का नाम सुनकर मुझे तो कहीं छुप जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। कांप उठा था वह। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज़ गूंजी, वहाँ कहीं नहीं छुपोगे तुम। बुगाकू के रहते तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बुगाकू? पंगा दादा बुगाकू के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो, बचा ले रे अपने बच्चे को बुगाकू। नागराज मुझे मार डालेगा। नागराज के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ पंगा दादा, और उसको अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। तभी नागरस्सी ने वहाँ प्रवेश किया। नागराज आ गया। बुगाकू बोलो, कहाँ ले चलोगे मुझे? पर पहले इस कसाई को मौत के घाट उतारूंगा मैं। बुगाकू ने नागराज पर कराटे का जबरदस्त वार किया। पंगा दादा तक तेरे कदम नहीं बढ़ने दूंगा मैं। बुगाकू की शक्ति का एहसास हुआ। नागराज को जोकर समझ कर लड़ रहा था मैं इससे। यह तो कुंफू का मास्टर है। बुगाकू टूट पड़ा नागराज पर। कितना सुंदर प्रदर्शन है। बेहतरीन जापानी कराटे हैं यह। उसे के वार बिजली की तेजी से पड़ रहे थे। नागराज को उठाकर उछाल फेंका बुगाकू ने। एक बार मौका मिल जाए बस। नागराज को कुंफू कराटे में मात देने वाला निसंदेह विश्व का सर्वश्रेष्ठ फाइटर है। किंतु अभी नागराज हारा कहाँ था? उसे जिस मौके की तलाश थी वह उसे मिला। जितनी तेजी से बुगाकू ने नागराज को उछाला,
उतनी ही तेजी से वह वापस आया। बुगाकू के सीने में भयंकर गति से टकराई नागराज की कीक। नागराज फुर्ती से पलटा पंगा दादा की ओर। पंगा दादा, अब तेरी मौत रोकने वाला जल्दी नहीं उठ पाएगा। नागराज के अगले वार ने पंगा दादा की कनपटियों को रोन दिया। पंगा दादा, कसाई तुझे अभी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। नीच, गरीब बच्चों की जिंदगी तबाह करता है तू। नागराज ने उठा ली वह कुल्हाड़ी जिससे पंगा दादा बच्चों के हाथ पैर काटता था। बच्चों को अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाता है तू। अब तेरी ही कुल्हाड़ी से तुझे काट डालूंगा मैं। किंतु पंगा दादा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहरा हो चुका था वह। उसे तो सिर्फ दिख रहा था मौत की तरह अपनी तरफ बढ़ता नागराज, और धरती से एक और पापी का खात्मा हुआ। किंतु तभी नागराज के शरीर में पेवस्त हो गई शक्ति खड़ग। बस बहुत हाथ दिखा चुका है यह, अब इसे ले जाने का समय आ गया। नागराज के शरीर में एक तूफान उठने लगा। पीठ पर वार। बुगाकू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेहोश हो गया बेचारा। मिस किलर कितनी खुश होगी इसे देखकर। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने समाज से अपराध के कोड़ का खात्मा करने का बीड़ा उठाया। सुपर कमांडो ध्रुव, जो आसमान में चमक रहे ध्रुव तारे के समान अपराध खत्म करने की अपनी प्रतिष्ठा पर अटल है, बढ़ा जा रहा था कमांडो हेडक्वार्टर की ओर। कमांडो फोर्स को आज पैरा ट्रूपिंग की प्रैक्टिस पर ले जाना है। तभी एक शक्तिशाली आकृति मोटरसाइकिल के सामने आ खड़ी हुई। अरे यह क्या, कौन है यह? उसने पेट्रोल से भरा वह कनस्तर खाली कर दिया। फिर ध्रुव के मुंह से निकली हैरत भरी वह आवाज़, जुबिस्को। जुबिस्को ने तीली पेट्रोल पर फेंकी। आग का तूफान उठा। मैं तो समझ रहा था यह मर चुका। मरेगा अब तू ध्रुव। और इसका चेहरा कैसे ठीक हो गया? आह! विश्व के सबसे ताकतवर आदमी के नाम से मशहूर ग्लोब सर्कस के कलाकार जुबिस्को ने ध्रुव को घूंसों का स्वाद चखाया। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। उफ! ताकत में निसंदेह वह ध्रुव से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अभी तो इससे निपटना ही मुश्किल हो रहा है। ध्रुव ने कनस्तर उठा लिया। अब यही मुझे जुबिस्को से बचाएगा। फिर ध्रुव ने खाई एक कलाबाजी। इस किक में बड़ी ताकत है पहलवान। पल भर में जुबिस्को का शक्तिशाली शरीर आग की लपेट में आ गया। उफ! अगर यह खत्म हो गया तो मुझे इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? किंतु अगले ही पल वह हैरान रह गया जब एक चमक के साथ वह गायब हो गया। हाय, यह क्या मिस्ट्री है? और हैरानी लिए वह कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ चला। कमांडो हेडक्वार्टर के पास पहुंचते ही एक शरीर तेजी से ध्रुव से टकराया। हाय, यह क्या? दोनों फुर्ती से खड़े हुए। ध्रुव, वह करीम को मार डालेगा। कौन मार डालेगा करीम को? कान धमक गए यह नाम सुनकर ध्रुव के। रोमन हत्यारा, पता नहीं कहाँ से आया है वह करीम। उसके शिकंजे में फंसा हुआ है। रोमन हत्यारा? यह फिर कहाँ से आ गया? रोमन हत्यारे ने करीम की गर्दन दबोच रखी थी। छोड़ दे इसे हत्यारे, वरना हाथी की टक्कर के रोमन हत्यारे पर उस किक का कोई असर न पड़ा। उफ! मैं इसकी असीमित ताकत को भूल गया। तुम आ गए ध्रुव, मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। इसकी ताकत इसकी टोप में है। मुझे किसी तरह इसका टोप उतारना होगा। उफ! अगले ही पल एक टोप ध्रुव के हाथ में था। इसकी ताकत तो मेरे हाथ में है, फिर यह हंस क्यों रहा है? हाँ, यह क्या? एक टोप अभी भी रोमन हत्यारे के सिर पर सजा हुआ था। यह क्या अजूबा है? मेरे सिर के टोप उतार उतार कर यह कमरा भर जाएगा, लेकिन यह टोप फिर भी मेरे सिर पर दिखता रहेगा तुम्हें। एक बार फिर रोमन हत्यारे की तलवार ध्रुव की गर्दन से सटी हुई थी। किसी भी क्षण यह तलवार मेरी गर्दन चीर देगी अगर कई काम एक साथ हुए। थैंक यू रेणु। और रोमन हत्यारे का शरीर खतरनाक अमल यानी सल्फ्यूरिक एसिड से नहा गया। अब तेरा किस्सा खत्म समझ। कमरे में गूंज उठी उसकी भयानक चीखें। उसके साथ ही बिजली सी कौंधी और गायब हो गया रोमन हत्यारा भी। पीटर, रेणु व करीम तीनों ने घेर लिया ध्रुव को। कैप्टन, क्या बला थी? कौन था यह? षड्यंत्र, कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, किंतु अभी मुझे कुछ नहीं पता। फिर ध्रुव ने उन्हें जुबिस्को वाली घटना से भी अवगत कराया। हेडक्वार्टर छोड़ चारों निकल पड़े राजनगर एरोड्रम की तरफ। कैप्टन, पैरा ट्रिपिंग में मज़ा आ जाएगा। हाँ, किंतु बहुत सावधानी से सीखना होगा यह तुम्हें। हवा में 1000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सभी ने अच्छी तरह पैराशूट कस लिए हैं। कुछ पलों के बाद ही हमें डाइव करना है। यस कैप्टन, हम रेडी हैं। किंतु वह कुछ पल जब बहुत लंबे खींच गए। क्या चक्कर है? अब तक तो पायलट को हमें डाइव के लिए बोल देना चाहिए था। मैं चेक करके आता हूँ। कॉकपिट में पहुंचकर ध्रुव को लगा एक झटका। यह क्या, हिमालय तक पहुँच गए हम? पायलट, यह क्या कर रहे हो तुम? पायलट पलटा। एक और झटका लगा ध्रुव को। नरसिंह, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी मौत। नरसिंह ने
प्लेन ऑटोमेटिक पायलट किया। फिर कैप्टन, चारों फुर्ती से उछले, इसके हाथ पर बंधा पट्टा खोल दो या साधारण आदमी रह जाएगा। चारों उस दानवकार शरीर से लिपट गए। चूहे हाथी पर चढ़ गए। अभी पता चलेगा बेटा कि चूहे क्या चीज़ हैं। उसने अपने शरीर को एक हल्की सी झुंबिश दी। हाय, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। हाँ बच्चे, क्योंकि मैं हूँ असली नरसिंह। ध्रुव का दिमाग चीखा। इसकी आंखों का निशाना लेकर गोली चलाओ। बुलेट्स अपने लक्ष्य की ओर लपकी। अचूक निशाना और क्रूर हंसी। शरीर तो मेरा बुलेट प्रूफ है ही, आंखों में भी बुलेट प्रूफ कॉन्टैक्ट लेंस लगे हैं मूर्ख। वो बहुत भयंकर रूप में सामने आया है यह। नरसिंह तबाही पर उतारू हो गया। नरसिंह तुम सबको मार डालेगा। उस भयंकर उठापटक से प्लेन डगमगाने लगा। यह प्लेन अब नहीं बचेगा। फुर्ती से उठा ध्रुव और चलो जल्दी से बाहर कूद जाओ। किसी भी क्षण यह प्लेन किसी पहाड़ी चोटी से टकरा सकता है। कैप्टन, तुम समय खराब न करो, कूदो। कैप्टन का आदेश मानने पर मजबूर थी वह। उसके कूदते ही ध्रुव ने छलांग लगा दी, लेकिन अब वह बिना पैराशूट के तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। अगले ही क्षण आसमान तीव्र धमाके की आवाज़ से थर्रा उठा। वह तो गया, पर मेरा क्या होगा? ध्रुव का गिरता हुआ शरीर शीघ्र ही पीटर, करीम व रेणु के निकट पहुंचा। आओ कैप्टन, हमारे हाथ पकड़ लो। ध्रुव के मजबूत हाथों ने पीटर व करीम के हाथ थाम लिए। अगर ये पैराशूट आपस में उलझ गए तो चारों साथ ही मरेंगे कैप्टन। वे सुरक्षित उतर गए। तीनों ने पैराशूट अपने जिस्मों से अलग किए। कैप्टन, अब हम वापस राजनगर कैसे जाएंगे? मुझे तो भयंकर ठंड लग रही है। मुझे भी। उसके लिए मेरे पास यह यंत्र है जिसे तुम तीनों बारी बारी अपनी बेल्ट पर लगाकर इस ठंड से बच सकोगे। और कैप्टन तुम? मैं इच्छा शक्ति से ठंड पर काबू रखूंगा। किंतु तीनों ने ही वह यंत्र लेने को इनकार कर दिया। नहीं कैप्टन, हम भी अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते हैं आज। ठीक है कमांडो, जैसी आपकी मर्जी। चारों तेजी से नीचे उतर रहे थे और उससे भी तेज कोई ऊपर चढ़ रहा था। यतिराज। यतिराज को देख ध्रुव का चेहरा खिल उठा। आओ मित्र यतिराज, आज हमें तुम्हारी ज़रूरत है। किंतु ध्रुव के मित्रता के बढ़ते हाथ को थाम कर यतिराज ने उसे उछाल फेंका। यति और मानव में क्या मित्रता है मूर्ख। उफ, तो यह यतिराज भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। ध्रुव ने चला दी लात। इसका मतलब यह असली यतिराज नहीं है। ध्रुव के दिमाग में गूंज उठे यतिराज के वह स्वर। तुमको जब हमारी ज़रूरत हो तो हिमालय पर हमको कहीं से बुला लेना। अपनी कैप्टन की मदद को आगे बढ़ती रेणु ने यतिराज पर छलांग लगा दी। कैप्टन को मारता है गुंडे, और असली यतिराज को बुलाने के लिए मुझे उसे आवाज़ लगानी ही होगी। यतिराज ने किसी खिलौना गुड़िया की तरह उसे लपक लिया। यतिराज ने उछाल फेंका रेणु को। यतिराज, यतिराज, यतिराज। रेणु के मौत की तरफ बढ़ते शरीर को थाम लिया दो विशाल हाथों ने। क्रोधित ध्रुव ने उठा ली एक भारी हिमशिला। वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ध्रुव, सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरी है वो। तुम सब भी वहीं जाओगे बच्चों। मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा कमीने। लेकिन बड़े आराम से बचा गया वह ध्रुव का वह वार। अब होगी तेरी चट्टान और तेरा ही सिर। ये कहानी भी यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट भाग बहुत जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।